नमस्कार। आज हम प्रोफेसर रिवॉल्ट के दिए गए स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास के एक अहम सवाल पर बात कर रहे हैं। हाँ, सवाल ये कि मुगल काल क्या ये हमारे गौरव का इतिहास है या फिर गुलामी का? बिल्कुल। हाँ, इसमें बाबरनामा का जिक्र आता है। स्रोत कहते हैं कि उसमें लूट और इस्लाम फैलाने की बात है। और एलियट और डाउसन का भी हवाला दिया गया है। बिल्कुल, कि कैसे महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया गया, बेचा गया। हमारे पुरखों ने इस मिट्टी को अपने खून से सींचा, लेकिन आज हम उसी मिट्टी पर लुटेरों की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब स्रोत ये कह रहे हैं कि इन कामों को आप शासक बनाने की प्रक्रिया नहीं कह सकते, ये आक्रमण का स्वभाव ज्यादा लगता है। तो जो एक मिली जुली संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, ये स्रोत उस पर सीधा सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या ये वाकई मेल मिलाप था या फिर जबरदस्ती का नतीजा। अच्छा, मुगलों की इस आम छवि पर सवाल उठाने के बाद ये दस्तावेज अकबर के शासन की तरफ जाते हैं। उन्हें तो अक्सर महान कहा जाता है। हाँ, पर स्रोत इस महानता पर ही सवाल खड़े करते हैं, जैसे वो दीन इलाही की बात करते हैं। हाँ, विंसेंट स्मिथ का हवाला है कि सिर्फ कुछ ही, शायद 19 दरबारी थे जिन्होंने इसे अपनाया। बिल्कुल। और फिर 1568 का चित्तौड़ का नरसंहार। स्रोत बताते हैं कि उसमें 30,000 लोग मारे गए थे। और जजिया कर हटाने का जो दावा है, उस पर भी बदायूनी जैसे लेखकों के हवाले से कहा गया है कि स्थिति उतनी साफ नहीं थी। और एक और बात जो ये स्रोत उठाते हैं वो महाराणा प्रताप के बारे में है। हाँ, ये हल्दी घाटी के बाद भी उन्होंने मेवाड़ का काफी बड़ा हिस्सा, करीब 85% वापस जीत लिया था। ये बात अक्सर इतिहास में उतनी बताई नहीं जाती। प्रोफेसर रिवॉल्ट का एक और सवाल यहाँ याद आता है कि हम महाराणा प्रताप की भूखी प्यासी लड़ाई को भूलकर अकबर की महलनुमा छवि से बहकेंगे। सही। तो इन स्रोतों के हिसाब से ये महानता की छवि बनी कैसे? देखिए, स्रोत इसे सिलेक्टिव ग्लोरिफिकेशन कहते हैं, मतलब चुन चुनकर अच्छी बातें बताना। अच्छा। और वो कुछ वामपंथी इतिहासकारों जैसे रोमुला थापर, इरफान हबीब, इनका नाम लेकर कहते हैं कि उन्होंने एक खास नैरेटिव बनाया जिसमें अकबर को महान दिखाया गया। हाँ, और प्रताप जैसे जो नायक थे उनको हाशिए पर डाल दिया गया। स्रोत इसे इतिहास की एक तरफा व्याख्या मानते हैं। अकबर के बाद स्रोत औरंगजेब के शासन पर भी काफी आलोचनात्मक नजर डालते हैं। बिल्कुल, खासतौर पे मंदिर तोड़ने के बाद काशी विश्वनाथ, मथुरा का केशव देव मंदिर, सोमनाथ। हाँ, और इसके लिए वो जदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों का हवाला भी देते हैं। और जजिया कर का दोबारा लगाया जाना, स्रोत कहते हैं इसका मकसद सिर्फ टैक्स लेना नहीं, बल्कि अपमानित करना और धर्म बदलने पर मजबूर करना था। गुरु तेग बहादुर जी की फांसी का भी जिक्र है इसमें। हाँ, 1675 की घटना और शिवाजी महाराज को कैसे धोखे से आगरा बुलाया गया, कैद किया गया, ये सब बातें। शिवाजी महाराज के जो पत्र औरंगजेब को लिखे गए थे, उनका भी जिक्र है, जिनमें मुगल अत्याचारों की बात थी। इतिहास की किताबों से हटकर ये स्रोत मीडिया और आर्किटेक्चर पर भी टिप्पणी करते हैं। हाँ, बॉलीवुड पर आरोप है कि वो मुगलों का महिमा मंडन करता है। मुगले आजम, जोधा अकबर जैसी फिल्मों का उदाहरण दिया गया है, जबकि शिवाजी, लक्ष्मीबाई या प्रताप जैसे नायकों पर उतनी फिल्में नहीं बनती, ऐसा कहा गया है। सही। और ताजमहल पर पीएन ओक का जो दावा था तेजो महालय का, उसका भी जिक्र है। अच्छा। साथ ही ये तर्क भी है कि कई मुगल इमारतों की नींव में भारतीय शैली, भारतीय कारीगर थे, पर श्रेय सिर्फ मुगलों को मिला। तो मतलब पॉपुलर कल्चर इतिहास की समझ को बदल सकता है। स्रोत यही मानते हैं। और प्रोफेसर रिवॉल्ट के हवाले से एक चिंता भी जाहिर की गई है कि हमारे बच्चों को झूठ पढ़ाया जा रहा है ताकि वे अपने नायकों को भूल जाएं और लुटेरों को पूजें। तो अगर हम सार देखें, प्रोफेसर रिवॉल्ट के ये स्रोत मुगल इतिहास को गौरव गाथा नहीं, बल्कि गुलामी और संघर्ष की कहानी के तौर पर सामने रख रहे हैं। हाँ, ये स्थापित विचारों को चुनौती दे रहे हैं और उन नायकों को याद करने की बात कर रहे हैं जिन्हें इन स्रोतों के मुताबिक भुला दिया गया। और अंत में ये स्रोत एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, कि हम अपने इतिहास को देखें कैसे, समझें कैसे, और आज हमारी पहचान से उसका क्या रिश्ता है। एक चेतावनी जैसा संदेश भी है। हाँ। स्रोत का आखिरी संदेश कुछ ऐसा है, यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, वर्तमान की चेतावनी है, क्योंकि जो देश अपने असली नायकों को भूलता है, उसका भविष्य दूसरों की जूतियों के नीचे लिखा जाता है।
ये विचार वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की अलग अलग व्याख्याएं क्या हो सकती हैं और उनके क्या मायने हैं।